हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, फिल इन द ब्लैंक्स। उस विशिष्ट समय को कहा जाता है ओके जब बच्चे जो होते हैं उनके वातावरण में खास प्रकार से उद्दीपन के प्रति विशेष रूप से जो होते हैं वो ग्रहण और सक्षम होते हैं। ओके, तो उस विशिष्ट समय को जो कहा जाता है जब बच्चे उनके वातावरण में खास प्रकार से उद्दीपन के प्रति विशेष रूप से ग्रहण और सक्षम होते हैं, तो उसे हम जो कहते हैं फ्रेंड, ए है संवेदनशील अवधि, बी है मुखर अवधि, सी है नम्यता काल एंड डी है मानसिक अकर्मण्यता। ओके, तो उसे जो कहते हैं फ्रेंड वो मानसिक अकर्मण्यता कहते हैं। ओके, राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कथन ए है कि बच्चों के विकास की प्रगति को दूसरे बच्चों से तुलना करके सही ढंग से जो है शुद्धता से जो और सटीकता से मापा जा सकता है, तो ये गलत है। ओके, और तर्क आर कहता है कि विकास का स्वरूप जो होता है वो अनुक्रम एवं विकास की गति सभी बच्चों के लिए सार्वभौमिक रूप से समान होती है, तो ये भी गलत है। तो ए और आर क्या है फ्रेंड, इसमें दोनों गलत है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों का द्वितीयक समाजीकरण जो होता है फिल इन दी ब्लैंक्स की अवस्था में प्रारंभ हो जाता है जब वह स्कूल जैसे औपचारिक संस्थानों में जाना शुरू कर देते हैं। ओके, ए है शैशवावस्था, बी है प्रारंभिक बाल्यावस्था, सी है माध्यमिक बाल्यावस्था एंड डी है फ्रेंड इसमें किशोरावस्था। ओके, तो इसमें जो दिया है फ्रेंड कि बच्चों का द्वितीयक समाजीकरण जो है वो पारंपरिक बाल्यावस्था की अवस्था में प्रारंभ हो जाता है जब वह स्कूल जैसे औपचारिक संस्थानों में जाना शुरू कर देते हैं। ओके, राइट आंसर इज बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस चरण में बच्चे परिकल्पनात्मक कथनों पर काम कर पाते हैं, कथनों में तार्किक संबंध देख पाते हैं तथा अनुपात जैसी अमूर्त संरचनाओं को समझने में सक्षम होते हैं? ए है संवेदी पेशी अवस्था, बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था एंड डी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ओके, तो किस चरण में बच्चे जो होते हैं वो किस चरण में बच्चे परिकल्पनात्मक कथनों पर काम कर पाते हैं, कथनों में तार्किक संबंध देख पाते हैं तथा अनुपात जैसी अमूर्त संरचनाओं को समझने में सक्षम होते हैं, तो उसे हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की आलोचना क्या है? ए है फ्रेंड बच्चों का विकास उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ पर निर्भर होता है, बी है बच्चे सक्रिय प्राणी हैं, सी है बच्चों की सोच वयस्कों की सोच से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है एंड डी है बच्चों का विकास वातावरण के साथ अंतर्क्रिया करके होता है। ओके, तो इसमें जो दिया है फ्रेंड कि निम्नलिखित में से कौन जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की आलोचना है, तो आलोचना जो है फ्रेंड वो यह है कि बच्चों का विकास उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ पर निर्भर करता है, तो ये गलत है क्योंकि जीन पियाजे ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की बात नहीं कही है, उन्होंने संज्ञानात्मक सिद्धांत की बात कही है। ओके, और सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की जो बात करते हैं वो लेव वाइगोस्की करते हैं, तो जिसमें उन्होंने बताया कि बच्चों का विकास जो होता है उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ पर जो है निर्भर होता है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। आगे देखेंगे। जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की ने सीखने की समझ को जो है वो निष्क्रिय प्रक्रिया से सक्रिय प्रक्रिया में स्थानांतरित किया है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा। आगे देखेंगे। लेव वाइगोस्की के अनुसार सीखने का आधार क्या है? ए है सामाजिक अंतःक्रिया, बी है पूर्वावलोकन, सी है दोहराव अभ्यास एंड डी है स्कीमा की संरचना में परिवर्तन। ओके, तो इसमें जो दिया है फ्रेंड लेव वाइगोस्की के अनुसार सीखने का आधार क्या है, तो वह है सामाजिक अंतःक्रिया। राइट आंसर इज ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति विश्वास रखते हैं कि समाज को अपने नियमों के में समय के साथ जो है बदलाव करने की ज़रूरत है? तो ए है फ्रेंड इसमें आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास, बी है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, सी है सामाजिक क्रम अनियंत्रक अभिविन्यास एंड डी है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिविन्यास। ओके, आगे देखेंगे। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतःस्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है? तो जो सही है फ्रेंड वो यह है कि बुद्धि का प्रकार प्राकृतिक अंतःस्थिति अनुपालन संभावना शिक्षक होता है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। आगे देखते हैं।
बाल केंद्रित शिक्षा में जो शिक्षक होता है ए है निर्देश देता है तथा विद्यार्थी जो होते हैं अंधविश्वास और अनुकरण करते हैं। बी है बच्चों व सीखने की प्रक्रिया को सामाजिक रचनावादी रूप में देखता है। सी है एक कठोर व मानकीकृत पाठचर्या तय करता है। ओके। एंड डी है आकलन का इस्तेमाल विद्यार्थियों को श्रेणियों में बांटने के लिए करता है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में जो शिक्षक होता है फ्रेंड वो क्या होता है, बाल केंद्रित शिक्षा में जो शिक्षक होता है वो बच्चों व सीखने की प्रक्रिया को सामाजिक रचनावादी रूप में देखता है। ओके। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो बी हो जाएगा। ओके। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थी का रिपोर्ट कार्ड जो अभिभावकों को दिया जाएगा वह क्या है। तो ए है मानक संदर्भी परीक्षण पर आधारित हो, बी है मापदंड संदर्भी परीक्षण पर आधारित हो, सी है इसमें विद्यार्थी के प्रदर्शन को उनके सहपाठियों में से तुलना के रूप में प्रस्तुत करे, एंड डी है विद्यार्थियों की प्रगति व विशिष्टता को प्रतिबिंब करे। ओके। तो इसमें जो है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों का रिपोर्ट कार्ड जो अभिभावकों को दिया जाएगा वह जो है वो शिक्षा विद्यार्थी की प्रगति व विशिष्टता को क्या करे, प्रतिबिंब करे। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के छात्रों का अवधारणा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करता है कि पाठचर्या और शिक्षक जो होते हैं ए है परीक्षा पर केंद्रित हो, बी है पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित हो, सी है संलग्न और संदर्भित हो, एंड डी है मानकीकृत व एकरूपी हो। राइट आंसर इज सी संलग्न और संदर्भित हो। ओके। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिंग क्या है। लिंग जो है एक जैविक है और जबकि जेंडर क्या है, सामाजिक संरचना है। ओके। राइट आंसर इज ए हो जाएगा। आगे देखेंगे बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए शिक्षकों को निम्नलिखित में से किन तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। वो करना चाहिए फ्रेंड कक्षा में भागीदारी का प्रयोग करना चाहिए, पोर्टफोलियो का प्रयोग करना चाहिए, प्रस्तुतिकरण का प्रयोग करना चाहिए। ओके। दूसरा तीसरा चौथा राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि भाषा व संज्ञानात्मक विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए है भाषा के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है, और बी है भाषा के संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं है, एंड सी है फ्रेंड इसमें कि भाषा संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करती है, एंड डी है भाषा और संज्ञानात्मक विकास स्वतंत्र प्रक्रियाएँ हैं। ओके। तो भाषा व संज्ञानात्मक विकास के बारे में निम्नलिखित में से जो कथन सही है वो यह है फ्रेंड इसमें कि भाषा की संज्ञानात्मक विकास में जो होती है वो महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ओके। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किसी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम में बढ़ावा दिया गया है। ओके। क्यों इसको समझते हैं फ्रेंड कि भाषा की संज्ञानात्मक विकास में क्यों महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की, ओके, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की जो है लेव वाइगोस्की जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में लैंग्वेज को जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रोल दिया है। उन्होंने कहा है कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में जो लैंग्वेज है वो फर्स्ट प्रियोरिटी रखता है, उसके बाद बच्चे के दिमाग में भी थॉट आता है। वही जीन पियाजे जो हैं वो बच्चे के दिमाग में पहले थॉट को प्रियोरिटी देते हैं फिर लैंग्वेज को प्रियोरिटी देते हैं। इसलिए भाषा जो है भाषा व संज्ञानात्मक विकास के बारे में जो कथन सही है वो यह है कि भाषा के संज्ञानात्मक विकास में क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका है। ये लेव वाइगोस्की ने भी कहा है। ओके। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्न में से किसे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में बढ़ावा दिया गया है। तो ए है दिव्यांगजनों के लिए विशिष्ट शिक्षा की अनिवार्यता, बी है दिव्यांगता के आधार पर जो है अभिभावकों अधिकारों दिव्यांगता के आधार पर अधिकारों के उपागम में भेदभाव, सी है दिव्यांगजनों की शिक्षा के अधिकार से बेदखली, एंड डी है जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता और गैर भेदभाव। तो इसमें राइट जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा, जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता और गैर भेदभाव। ओके। आगे देखते हैं समावेशी शिक्षा निम्नलिखित में से किसकी ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करती है। तो ए है प्रत्येक विद्यार्थी की, बी है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों के विद्यार्थी की, सी है केवल दिव्यांग विद्यार्थी की, एंड डी है केवल प्रतिभावान विद्यार्थी की। तो समावेशी शिक्षा जो है फ्रेंड वो प्रत्येक विद्यार्थी की ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करती है। ओके। राइट आंसर इज ए हो जाएगा। आगे देखेंगे गूढ़ज वैकल्प यानी डिसकैलकुलिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा है। तो पाठ पढ़ना जो होता है फ्रेंड वो डिसलेक्सिया होता है। ओके। गूढ़ज वैकल्प जो जुड़ा है फ्रेंड वो गणितीय गणना करने से जुड़ा है। ओके। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास भाषण और भाषा विकारों वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन में बाधा उत्पन्न करेगा।
ए है फ्रेंड कार्यों और दस्त कार्यों को छोटे आसानी से प्रबंधित चरणों में विभाजित करना। बी है अभिव्यंजक भाषा कौशल का समर्थन करने के लिए दृश्यों के उपयोग को हतोत्साहित करना। तो इसमें जो है हतोत्साहित करना, दस्त कार्यों को छोटे टुकड़ों में बांटना। ओके। थर्ड है मौखिक और लिखित कार्यों के लिए पूर्व नियोजित रणनीतियों का उपयोग करना। एंड डी है कक्षा में स्वर्ण और शिष्य और दृश्य विकर्षणों को कम करना। ओके। तो निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास भाषण और भाषा विकारों वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन में बाधा उत्पन्न करता है? तो वो है फ्रेंड इसमें मौखिक और लिखित कार्यों के लिए पूर्व नियोजित रणनीतियों का उपयोग करना। ओके। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षिका को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? तो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षिका को जो बचना चाहिए। ए विद्यार्थी को स्वतंत्र परियोजना को आगे बढ़ाने की अनुमति देना। ओके। बी है पाठचर्या के लिए त्वरण के लिए लचीलेपन को अपनाना। सी है एक आयामी पाठ्यक्रम लागू करना। एंड डी है उत्तेजक संवर्धन गतिविधियां प्रदान करना। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षिका को जो है निम्नलिखित में से वो एक आयामी पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए। राइट आंसर इज सी। आगे देखेंगे अभिकथन ए कहता है कि किसी नए संप्रत्यय का शिक्षण शुरू करने से पहले एक शिक्षिका को पूर्वपेक्षित ज्ञान की समीक्षा कर लेनी चाहिए और यह विद्यार्थियों को नए संप्रत्यय को समझने के लिए आवश्यक जानकारी को ध्यान में लाने में मदद करेगा। यस, ये राइट है। और कारण आर कहता है कि शारीरिक दंड का अभ्यास शिक्षार्थियों के अवांछनीय व्यवहार को सुधारने की रणनीति के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। ये भी करेक्ट है। ओके। बट जो है आर जो है लेकिन एक ही सही व्याख्या है। ओके। आर सही व्याख्या लेकिन नहीं है एक ही। क्यों नहीं है? क्योंकि किसी संप्रत्यय के का शिक्षण शुरू करने से पहले एक शिक्षिका को पूर्वपेक्षित ज्ञान की समीक्षा कर लेनी चाहिए। यह विद्यार्थियों को नए संप्रत्यय को समझने के लिए आवश्यक जानकारी जो है को ध्यान में लाने में तो मदद करता है, लेकिन शारीरिक दंड का जो है उससे कोई लेना देना नहीं है। ओके। तो शारीरिक दंड का अभ्यास जो होता है शिक्षार्थियों के अवांछनीय व्यवहार को सुधारने की रणनीति के रूप में किया जाना चाहिए। तो ये करेक्ट है। बट अवांछनीय व्यवहार शारीरिक दंड का ऊपर वाले से कोई लेना देना नहीं है। ओके। तो ए और आर तो करेक्ट तो दोनों है, बट आर जो है वो सही व्याख्या एक ही नहीं है। ओके। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा। आगे देखेंगे कोई भी अध्यापन जो विषय वस्तु को अपने आप में एक अंत मानता है वे विद्यार्थी के बीच जो है अन्वेषण के लिए प्रतिरोध पैदा कर सकता है। ओके। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा। आगे देखते हैं अभिकथन ए कहता है फ्रेंड कि विद्यार्थियों को विभिन्न अधिगम रणनीतियों का उपयोग कब और क्यों करना चाहिए, इसके बारे में स्वनियामक जो है ज्ञान सिखाया जाना चाहिए। यस, ये राइट है। ओके। क्योंकि एक अधिगम रणनीति को बनाए रखने और उसे नियोजित करने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है यदि विद्यार्थियों को पता है कि इसका उपयोग कब, कहाँ और क्यों करना है। ओके। ए और आर क्या फ्रेंड इसमें दोनों राइट है और आर जो है वो सही व्याख्या भी करता है एक ही। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिसंज्ञानात्मक कौशल का उदाहरण है। ओके। तो ए है फ्रेंड किसी समस्या को हल करने में स्वयं द्वारा प्रयुक्त का मूल्यांकन करना। तो किसी समस्या को हल करने में स्वयं द्वारा प्रयुक्त का मूल्यांकन करना। दो चित्रों के बीच अंतर की पहचान करना। सी है मीथेन का रासायनिक सूत्र जानना। एंड डी है एक विशेष राजवंश के कालानुक्रमिक क्रम को जो है वो याद करना। ओके। तो इसमें जो दिया है फ्रेंड इसमें क्या दिया है, इसमें जो दिया है जो कि एक शिक्षिका हो। ओके। एक शिक्षिका जो है वो अपने इसमें जो दिया है फ्रेंड कि एक शिक्षिका जो है इसमें दिया है फ्रेंड कि एक शिक्षिका एक शिक्षिका जो है अपने शिक्षार्थियों के बीच प्रक्रियात्मक ज्ञान को सुधार करना चाहती है। ओके। निम्नलिखित में से जो है वो कौन सा प्रश्न इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त है? तो वो है आक्सीकरण अपचयन समीकरण को कैसे हल करें। राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विद्यार्थियों के लिए अधिगम को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षिका को निम्न में से क्या करना चाहिए? तो जो करना चाहिए फ्रेंड फर्स्ट है पाठ्य पुस्तक सामग्री के रटकर याद करने पर जोर दें। तो रटकर याद करने पर जोर देना निगेटिव है, ये गलत है। सेकंड है फ्रेंड व्यवहार अनुकूलन के लिए उत्तेजना प्रतिक्रिया संघ को नियोजित करें। थर्ड है कि विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए मूर्त पुरस्कारों का जो है वो अक्सर उपयोग करें। तो मूर्त पुरस्कारों का डी है कि अनुभव व चिंतन और मनन करने के अवसर प्रदान करें। तो राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड। ओके। कि अनुभव और चिंतन को मनन करने के क्या करें, अवसर प्रदान करें। राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। ओके। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक विद्यार्थी किसी समस्या को हल करने में फंस जाते हैं। ओके। जब एक विद्यार्थी जो है किसी समस्या को हल करने में फंस गया है तो उसके
शिक्षक ने उसे अपने विचार खुद से बात करने का सुझाव दिया है। ऐसा करने के तुरंत बाद विद्यार्थी ने कहा, मुझे अब जवाब पता है। इस मामले में समस्या समाधान की किस रणनीति ने विद्यार्थी की जो है मदद की है? तो ए है फ्रेंड, इसमें ए है कार्यात्मक स्थिरता, बी है स्मृति सहायक विधि, सी है अनुक्रिया समुच्चय एंड डी है मौखिकरण। तो राइट आंसर इस बी हो जाएगा, स्मृति सहायक विधि। ओके, आगे देखेंगे, भ्रांतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ओके, तो ए है भ्रांतियों का उपयोग शिक्षक द्वारा सीखने की प्रक्रिया में रचनात्मक रूप से किया जा सकता है। बी है भ्रांतियाँ कुछ संप्रत्यों के बारे में बच्चों की समझ के पारंपरिक चरण की विशेषताएं हैं। सी है भ्रांतियाँ स्पष्ट रूप से बच्चों की कुछ भी नई और उन्नत सीखने की अक्षमता को दर्शाती हैं। ओके, एंड डी है फ्रेंड, भ्रांतियाँ जो होती हैं वो बच्चों को अपने आसपास देखी जाने वाली प्रक्रियाओं के बारे में उनके सहज ज्ञान का प्रतिनिधित्व करती हैं। ओके, तो भ्रांतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। तो फर्स्ट क्या है कि भ्रांतियों का प्रयोग शिक्षा द्वारा सीखने की प्रक्रिया में रचनात्मक रूप से किया जाता है। यस, ये करेक्ट है। एंड सेकंड क्या है कि भ्रांतियाँ कुछ संप्रत्यों के बारे में बच्चों की समझ के पारंपरिक चरण की विशेषताएं। यस, ये भी राइट है। सी क्या है फ्रेंड कि भ्रांतियाँ स्पष्ट रूप से बच्चों की कुछ भी नई और उन्नत सीखने की अक्षमता को दर्शाती हैं। तो ये क्या, ये गलत है। ओके, और डी क्या था फ्रेंड कि भ्रांतियाँ बच्चों को अपने आसपास देखी जाने वाली प्रक्रिया के बारे में उनके सहज ज्ञान का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो राइट जो होगा फ्रेंड वो सी होगा। सी क्या है, सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? तो ए है चिंता, बी है बोरियत, सी है भय एंड डी है आशा। तो राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड, आशा है। आशा क्या है, आशा जो है वो संवेग अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि किसी कार्य में विफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आरोपण में जो है एक शिक्षार्थी को भविष्य के प्रयासों के लिए प्रेरित करने की संभावना है? ओके, तो किसी कार्य में विफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आरोपण में एक विद्यार्थी को भविष्य के प्रयासों के लिए प्रेरित करने की संभावना है? ए है मैं बुद्धिमान नहीं हूँ और बुद्धिमत्ता स्थिर है। बी है मैं इस बार जो है पर्याप्त प्रयास नहीं किया, हालांकि मैं ऐसा करने में सक्षम हूँ। सी है शिक्षक मेरे प्रति पक्षपाती था और मैं अपने बारे में उसकी धारणा को नहीं बदल सकता। एंड डी है यह विशेष परीक्षा जो है मंगलवार को ही पड़ती है और मंगलवार मेरा अशुभ दिन है। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा, मैं इस बार पर्याप्त प्रयास नहीं किया, हालांकि मैं ऐसा करने में सक्षम हूँ। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी होगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि विकास एक जो है फिल इन दी ब्लैंक्स प्रक्रिया है जिसकी शुरुआत फिल इन दी ब्लैंक्स के समय होती है। तो किसके समय होती है? विकास जो है फ्रेंड एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। ओके, और जिसकी शुरुआत जो होती है वो गर्भाधारण यानी गर्भाधारण के समय से ही होती है। ओके, तो विकास क्या है फ्रेंड? विकास जो है सतत चलने वाली प्रक्रिया है। ओके, जिसकी और शुरुआत जो होती है वूम टू टूम होती है, यानी गर्भाधारण से लेकर मृत्यु तक होती है। विकास जो होता है क्वांटिटी के साथ जो है विकास जो होता है क्वांटिटी नहीं होता है, विकास जो होता है वो क्वालिटेटिव होता है, यानी मात्रात्मक जो होता है वृद्धि होती है। वृद्धि इसलिए मात्रात्मक होती है क्योंकि वृद्धि जो होती है एक समय के बाद रुक जाती है। ओके, और विकास जो होता है इसलिए क्वालिटेटिव होता है, गुणात्मक होता है कि वो जीवन प्रयत्न चलता रहता है। ओके, और बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पे ओके और बच्चों के विकास पे हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता और इन्वायरमेंट यानी वातावरण का दोनों का जो है बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। ओके, विदाउट हेरिडिटी एंड विदाउट इन्वायरमेंट जो है बच्चों का विकास जो है वो नहीं हो सकता है। ओके, तो इसमें जो दिया और विकास जो है वूम टू टूम चलता है। ओके, और इसमें जो होता है विकास में दो तरह के होते हैं, एक जो होता है एक जो होता है फ्रेंड सूक्ष्म गति कौशल होता है, एक जो होता है स्थूल गति कौशल होता है। ओके, सूक्ष्म गति कौशल जो होता है जिनमें जो होता है बच्चा जो होता है छोटी मांसपेशियों का यूज करता है, यानी फिंगर का यूज करता है, जैसे लिखना हुआ, चलना, लिखना, सुई में धागा डालना, बुनना, ओके, पेंटिंग करना, जिससे हम फिंगर का यूज करते हैं। स्थूल गति कौशल जो होता है वो बच्चा जो होता है वो अपने जिसमें बड़ी मांसपेशियों का यूज करता है, जैसे दौड़ना, कूदना। ओके, अब जैसे बच्चे बड़ी मांसपेशी का यूज ज़्यादा जो है वो सहसावस्था में करते हैं, जैसे करवट लेना, बच्चा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी ही मांसपेशी का यूज करता है, छोटी वो फिंगर से तो वो काम कभी कर ही नहीं पाएगा सहसावस्था में। ओके, तो विकास में ये आता है। और विकास जो है विदाउट हेरिडिटी एंड विदाउट इन्वायरमेंट जो है विकास संभव नहीं है। ओके, बच्चों के विकास के लिए हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का बेहद महत्वपूर्ण रोल रहता है। ओके, इसलिए विकास जो है फ्रेंड वो ए इसमें राइट हो जाएगा कि जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है जिसकी शुरुआत गर्भाधारण के समय से होती है। ओके, यानी वूम टू टूम होता है, गर्भ से लेकर जीवन प्रयत्न चलता है, मृत्यु तक चलता है। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। ओके,
आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसमें कथन ए कहता है गेंद को पकड़ने के लिए सीखने से पहले एक बच्चे में कुछ गतिक परिपक्वता होनी चाहिए। ओके, और बी क्या है, सीखना प्रक्रिया विकास पर निर्भर करता है। तो इसमें जो करेक्ट होगा फ्रेंड वो यह है इसमें कि दिया क्या है इसमें कि गेंद को पकड़ने के लिए सीखने से पहले एक बच्चे में कुछ गति परिपक्वता होनी चाहिए। यस, ये करेक्ट है। ओके, क्योंकि सीखना किस पे निर्भर करता है, लर्निंग जो है फ्रेंड वो डेवलपमेंट पे निर्भर है। ओके, विदाउट लर्निंग डेवलपमेंट जो है वो नहीं होता है, इसलिए लर्निंग सीखना क्या है, विकास पे ही निर्भर करता है। ओके, तो ए और आर क्या है इसमें दोनों करेक्ट है, और आर जो है फ्रेंड वो ए की सही व्याख्या भी करता है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। समाजीकरण एक फिल इन दी ब्लैंक्स प्रक्रिया है जिसमें समाजीकरण की विभिन्न संस्थाओं के आपसी संबंध फिल इन दी ब्लैंक्स होते हैं। समाजीकरण जो है फ्रेंड उसके दो कारक हैं, एक प्राथमिक कारक होते हैं जिसमें होता है समाजीकरण का प्राथमिक कारक जो होता है वो फैमिली होता है, आस पड़ोस होता है। ओके, और समाजीकरण के द्वितीय कारक जो है वो होता है विद्यालय, स्कूल, समाज। ओके, ये है। तो समाजीकरण कैसी प्रक्रिया होती है, समाजीकरण सरल प्रक्रिया होती है। ओके, जिसमें समाजीकरण की जो है संस्थाओं में आपसी संबंध क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। ओके, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस चरण में बच्चे जो होते हैं मूर्त समस्याओं को तर्कपूर्ण ढंग से सुलझा पाते हैं परंतु उनमें निगमनात्मक सोच करने में कठिनाई होती है। ओके, तो मूर्त समस्याओं को तर्कपूर्ण ढंग से जो सुलझाना जो होता है फ्रेंड, ये जीन पियाजे की 4 स्टेज में होता है। यानी ये जो है जीन पियाजे जो थे वो स्विट्जरलैंड के साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी दिया, यानी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसमें उन्होंने बच्चों के 4 स्टेज बताए हैं। फर्स्ट जो बताया है वो सेंसरी मोटर स्टेज बताया है, यानी संवेदी चालक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष तक होता है। फिर बताया है प्री ऑपरेशनल स्टेज पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष तक होता है। फिर बताया है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो 7 से 12 वर्ष तक होता है। फिर उन्होंने बताया फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 12+ होता है। ओके, तो समाज इसमें जो दिया है फ्रेंड कि किस चरण में बच्चे मूर्त समस्याओं को जो है वो तर्कपूर्ण ढंग से सुलझा पाते हैं परंतु उन्हें निगमनात्मक सोच करने में कठिनाई होती है, तो वो कौन सी अवस्था है, तो वो अवस्था है फ्रेंड जीन पियाजे की 3rd स्टेज यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ओके, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो बच्चा होता है वो मूर्त समस्याओं को तर्कपूर्ण ढंग से सुलझा पाता है। ओके, और निगमनात्मक सोच करने में उसको कठिनाई होती है क्योंकि निगमनात्मक सोच जो बच्चा होता है फ्रेंड वो जीन पियाजे की 4th स्टेज में यानी वो किशोरावस्था में करता है। जीन पियाजे की 4th स्टेज जो है वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है जिसे हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, किशोरावस्था भी कहते हैं। ओके, तो ये मूर्त संक्रियात्मक समस्याओं को तर्कपूर्ण ढंग से सुलझा पाना जो है वो 3rd होगा यानी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों में अर्थपूर्ण अधिगम किस प्रक्रिया में होता है। ए है उद्दीपन में प्रक्रिया के अनुबंध की प्रक्रिया में होता है। बी है तब जब इनाम और सजा का उपयोग किया जाता है। सी है जब वयस्क नियंत्रण लेते हैं व व्याख्यान देते हैं। एंड डी है खुद से आरंभ की गई गतिविधि व खोज में होता है। ओके, तो जीन पियाजे के अनुसार जो होता है बच्चों में जो अधिगम होता है फ्रेंड वो कैसे होता है, बच्चों में अधिगम जो होता है जीन पियाजे के अनुसार बच्चों में अर्थपूर्ण अधिगम वो जो होता है वो किस प्रकार से होता है। तो बच्चों में अर्थपूर्ण अधिगम जो होता है फ्रेंड वो किस प्रकार से होता है, तो वो जो होता है फ्रेंड इसमें करेक्ट जो होगा वो हो जाएगा डी। ओके, क्योंकि फर्स्ट क्या है उद्दीपन में प्रक्रिया के अनुबंधन की प्रक्रिया से, तो ये जो बताया है फ्रेंड ये बताए हैं थॉर्नडाइक ने। ओके, उद्दीपन प्रक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने का है ये। तब जब इनाम और सजा का प्रयोग किया जाए तो ये जो बताए हैं मैस्लो का है इनाम और सजा। ओके, और सी क्या है जब वयस्क नियंत्रण लेते हैं वह व्याख्यान देते हैं, तो ये भी नहीं। जीन पियाजे ने बच्चों के अर्थपूर्ण अधिगम में किस प्रकार के जो है किस प्रक्रिया में जो है होता है, अर्थपूर्ण अधिगम किस प्रक्रिया में होता है, तो खुद से आरंभ की गई गतिविधि व खोज में होता है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पियाजे द्वारा प्रस्तावित चरणबद्ध क्रम के बारे में कौन सा वाक्य जो है वो सही है, तो सही नहीं है पूछा है। ओके, ए है फ्रेंड इसमें जो है संज्ञानात्मक बदलाव एकीकृत रूप में होता है जिसकी दिशा समान होती है। बी है एक चरण को लांघ कर दूसरे चरण पर आगे बढ़ा जा सकता है। सी है सभी चरण एक निश्चित अनुक्रम अनुसार होते हैं। सी एंड डी है चरण जो है सार्वभौमिक है, यह हर जगह बच्चों के गुणधर्म को दर्शाती है। तो इसमें जो होगा फ्रेंड वो क्या है, इसमें जो दिया है कि जीन पियाजे
पियाजे के द्वारा जो है प्रस्तावित चरणबद्ध क्रम के बारे में कौन सा वाक्य सही नहीं है? ओके, जो सही नहीं है फर्स्ट क्या है, संज्ञानात्मक बदलाव एकीकृत रूप में होता है जिसकी दिशा समान नहीं होती। यस, ये करेक्ट है। ओके, और बी क्या है, एक चरण को लांघ कर दूसरे चरण पर आगे बढ़ा जा सकता है। और सी क्या है फ्रेंड, सभी चरण जो है एक निश्चित अनुक्रम अनुसार होते हैं। एंड डी है, चरण सार्वभौमिक है, यह हर जगह बच्चों के गुणधर्म को दर्शाती है। तो इसमें जो राइट होगा फ्रेंड वो बी वाला हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के पूर्व पारंपरिक स्तर की क्या विशेषता है? लॉरेंस कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है फ्रेंड वो मॉरल डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी है, जिसमें उन्होंने फर्स्ट क्या है इस बात पर ध्यान की सांस्कृतिक कारक और जेंडर नैतिक विकास को कैसे प्रभावित करते हैं। ओके, बी क्या है, इसमें नियमों का पालन या अवज्ञा अच्छे या बुरे परिणामों से निर्धारित होता है। सी है, व्यक्ति अपने कार्यों के परिणाम पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय दूसरों की अपेक्षाओं को बनाए रखने का प्रयास करता है। एंड डी है, स्वयं चुने हुए नैतिक सिद्धांतों को पालन जो सार्वभौमिक है। ओके, तो इसमें जो दिया है फ्रेंड कि कोहलबर्ग का जो दिया है इसमें करेक्ट जो होगा वो सेकंड हो जाएगा कि नियमों का पालन या जो अवज्ञा कर अच्छे या बुरे परिणामों से जो है निर्धारित होता है। ओके, राइट आंसर जो होगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमता पर अपनों से अधिक योग्य व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया का क्या प्रभाव पड़ता है? ए है फ्रेंड, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बी है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सी सुसाधित होती है। एंड डी घटती है। तो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, घटती है, ये निगेटिव है, ये क्या है गलत है। इसमें राइट जो होगा फ्रेंड कि लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमता पर अपने से अधिक योग्य व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया का जो प्रभाव पड़ता है फ्रेंड वो सुसाधित होती है। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेव वाइगोस्की के अनुसार, लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है जिसमें उन्होंने बताया है कि ए क्या है, सीखना व्यवहार में मापा जा सकने वाला बदलाव है। बी है, सीखने को सामाजिक परिवेश से अलग होकर नहीं देखा जा सकता है। सी है, सीखना सकारात्मक व नकारात्मक पुनर्बलन पर निर्धारित होता है। एंड डी सीखना में जो है इसमें सीखने में ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रिया व स्मृति के भंडार शामिल हैं। ओके, तो इसमें जो करेक्ट दिया है फ्रेंड वो है इसमें बी कि लेव वाइगोस्की के अनुसार सीखना क्या है, सीखने के को सामाजिक परिवेश से अलग होकर नहीं देखा जा सकता है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा, क्योंकि लेव वाइगोस्की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की बात करते हैं। उन्होंने बच्चे को जो संज्ञानात्मक विकास में बच्चा जो है वो सीखता है लैंग्वेज को उन्होंने उसे फर्स्ट प्रियोरिटी दिया है। उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक से अलग होकर बच्चों को कोई भी चीज़ सीखने को नहीं उसमें बताया है, क्योंकि उनका सिद्धांत ही सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। उन्होंने कहा है कि बच्चा समाज में रहकर कल्चर में रहकर ही सीखता है। ओके, तो इसमें राइट जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा। ओके, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंतःवैयक्तिक बुद्धि की क्षमताओं में क्या शामिल है। ओके, अंतःवैयक्तिक बुद्धि की क्षमताओं में क्या शामिल है, तो ए है फ्रेंड इसमें छवियों और चित्रों की सोचने की प्रति अंतःवैयक्तिक बुद्धि में क्या शामिल है। तो अंतःवैयक्तिक बुद्धि जो दिया है फ्रेंड ये हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत है, जिसमें अंतःवैयक्तिक बुद्धि आता है। ओके, इसमें फर्स्ट क्या है फ्रेंड की छवियों और चित्रों में सोचने की क्षमता, सटीक और अमूर्त रूप से कल्पना करने की क्षमता। बी है इसमें अपनी भावनाओं के अवगत होना और अपनी क्षमताओं को पहचानना। सी है ताल लय स्वर माधुर के प्रति संवेदनशीलता। तो ताल लय स्वर माधुर के प्रति संवेदनशीलता जो होता है फ्रेंड ये कौन सी बुद्धि में होता है, तो ये जो होता है फ्रेंड ये संगीतमय बुद्धि में होता है। ओके, और सी क्या है, डी क्या है कि विशिष्ट ताल स्वर और लय के भी ये भी संगीतमय बुद्धि का है। छवियों और चित्रों में सोचने की क्षमता और सटीक रूप से अमूर्त रूप से कल्पना करने की क्षमता यह अंतःवैयक्तिक बुद्धि में होता है। अंतःवैयक्तिक बुद्धि में जो होता है जो हम स्वयं के लिए कहते हैं अपनी भावनाओं से के अवगत होना। ओके, और अपनी क्षमताओं को पहचानना, ये क्या है, ये अंतःवैयक्तिक बुद्धि होता है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा इसमें कि अंतःवैयक्तिक बुद्धि की क्षमता में जो शामिल है वो है कि अपनी भावनाओं से अवगत होना और अपनी क्षमताओं को पहचानना। ओके, राइट आंसर इज बी हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।